Assalamu alaikum students. This is Hafiz Mohammad Sadiq from the platform of Institute of Hisab Kitab. उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके आपके एग्जाम्स में वेटेज है 10 to 20 मार्क्स इजीली आपको दे जाएगा ये। तो इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, आज की क्लास का, आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक समझेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन का जो चैप्टर है उसके हम बेसिक समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे रीजंस क्या होता है। क्या रीजन था कि जो अकाउंटेंट ने इस चैप्टर को अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का पार्ट बनाया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आपके एग्जामिनर है वो किस तरीके से इसका क्वेश्चन सेट करते हैं आपके एग्जाम्स लेवल का। और लास्ट में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सोल्व कर रहे होंगे इसी लेक्चर के एंड पर। तो आए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस चैप्टर की। तो बिल्कुल फोकस होइएगा, रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के साथ मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन। इसके लिए अकाउंटेंट्स के लिए है ये चैप्टर। देखें, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीकॉम के हो या एडीसी के हो, ठीक है, या फिर किसी भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उन तमाम के लिए रेलिवेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास कितने कैरेक्टर है स्टूडेंट्स? इस पूरे चैप्टर में हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक है अकाउंटेंट और दूसरा है बैंक। अब ये जो अकाउंटेंट साहब है, इनके पास अपने बिजनेस में बेतहाशा पैसा होता है, कैश होता है। तो ये अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, कहते हैं यार ये कैश है, ये मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है, यहाँ पे रिस्क है इसको रखना। तो वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस से निकलते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? सीधा बैंक जाते हैं। बैंक जाके जब वो बैंक में एंटर होते हैं तो वो बैंकर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब इस पूरी कहानी में यू हैव टू अज्यूम कि आप वो अकाउंटेंट हैं। आप बैंक में एंटर हो गए, आपने बैंकर से कहा कि बैंकर मुझे एक अकाउंट ओपन करना है आपके बैंक में। तो बैंकर ने आपसे सीधा अल्फाज में पूछा, अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, वी वुड लाइक टू डिस्क्लोज द बट वुड यू लाइक टू डिस्क्लोज द रीजन? क्या आप रीजन बता सकते हैं क्यों अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो आपने कहा यस। आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश का आना जाना होता है, लेन देन होती है, तो इस वजह से आप क्या करवाना चाहते हैं? अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बैंक में। बैंकर ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, उसकी प्रोसेस की, क्या उसको वेरीफाइड किया और फिर बैंकर ने आपको एक खुशखबरी दे दी। बैंकर ने कहा, डियर सर कांग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन ओपन, प्लीज इनिशियल कैश डिपॉजिट रुपीज 5000 एंड कलेक्ट योर चेकबुक। यानी सिंपल जबान में कहूँ तो बैंकर ने कहा यार आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आए अपने अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट करवा दे 5000 रुपए और एक चेकबुक हमसे कलेक्ट करके चले जाए। अब एज एन अकाउंटेंट आपने क्या कहा, क्या किया? एक बैंक स्लिप फिल की 5000 रुपए की, कैश डिपॉजिट करवा दिया और चेक कलेक्ट करके अपने ऑफिस जाने लगे। अब यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुई है स्टूडेंट्स, आपको फोकस रखना है। देखें, एक है हमारे पास जो टर्म यहाँ पे यूज हुई है वो है, एक टर्म यूज हुई है हमारे पास चेक बुक और दूसरी टर्म यूज हुई है हमारे पास बैंक स्लिप। सही है, ये बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है। देखते हैं ये दो इंस्ट्रूमेंट, दो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बैंक डिपॉजिट स्लिप। देखें, ये बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है, यानी जब भी आपको अपने अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना होता है, जमा करवाना होता है, तो आप क्या करते हैं? बैंक की एक स्लिप लेते हैं जो बैंक डिपॉजिट स्लिप कहलाते हैं, इसको फिल करते हैं और ये जाके सीधा कैश काउंटर पे जमा करवा देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे बैंक काउंटर पे खड़े हो जाएंगे, अकाउंटेंट जो बैंकर है वो आपकी शक्ल देख के आपके पैसे रिसीव नहीं करेगा। वो बोलेगा एक एविडेंस दो, एक डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसके बिहाफ पे मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दूं। तो वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? बैंक डिपॉजिट स्लिप। इसी तरह से जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, अपने बैंक से पैसे निकालने होते हैं, तो उस वक्त भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होता है, वो कहलाता है हमारा चेक।
यानी जब भी आपको पैसा डिपॉजिट करना होगा, बैंक स्लिप का यूज़ करेंगे, उसमें अपने अकाउंट की डिटेल मेंशन कर देंगे, अकाउंट नेम वगैरह मेंशन कर देंगे, अमाउंट मेंशन कर देंगे। बैंकर आपसे वो डिपॉजिट स्लिप लेगा, आपसे कैश रिसीव करेगा या चेक होगा तो उसको चेक को रिसीव करेगा और आपके अकाउंट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और अगर जब भी आपको कैश विथड्रॉ करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चेक इश्यू करना होगा। उस चेक पे आप मेंशन कर देंगे कितनी अमाउंट है, और अगर खुद को निकालना है तो कैश या सेल्फ लिख देंगे उसके पेई पे, और अगर किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है तो उसका नाम मेंशन कर देंगे। ये 2 इंस्ट्रूमेंट हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब आते हैं दोबारा अपनी स्टोरी के ऊपर। आपने 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, चेकबुक कलेक्ट की, पर्पस समझ आया चेकबुक कलेक्ट करने का, क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर आपको यहाँ से कैश निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, उस चेकबुक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या किया, बैंक से बाहर निकले, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने ऑफिस पहुंच गए। अब यहाँ से बैंक का अकाउंट ओपन वाला हिसाब किताब बिल्कुल हो गया खत्म, रिमूव हो गया। अब आप आ गए अपने ऑफिस के अंदर। अब यहाँ से दो तरीके की अकाउंटिंग स्टार्ट होने जा रही है। कितने तरह की, दो तरह की अकाउंटिंग। देखें, पहले तो आप खुद अकाउंटिंग करते थे अपनी, तब जैसे ही आप बैंक से वापस आ गए ना, अब स्टूडेंट्स दो तरह की अकाउंटिंग आपके पास स्टार्ट हो गई। पहली अकाउंटिंग वो है जो आप खुद कर रहे होंगे, और दूसरी अकाउंटिंग है वो बैंक कर रहा होगा। अब देखते हैं कि किस तरह से ये बैंक स्टेटमेंट और आपकी कैश बुक या बैंक बुक जिसमें आप अपना खाता रिकॉर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि देखो आप भी तो रिकॉर्ड करोगे ना कि मेरे पास बैंक में कितना पैसा मैंने जमा करवाया। इसी तरह से बैंक भी रिकॉर्ड करोगे कि आपका कितना पैसा बैंक के पास आया हुआ है। अजम्पशन है ये हमारी कि ये 1 जनवरी को आप गए थे बैंक में और पैसे डिपॉजिट करवा के आए। अब अकाउंटेंट क्या करता है, हर चीज की रिकॉर्डिंग करता है। तो आप पहुंच गए अपने ऑफिस में और आपने रिकॉर्डिंग कर ली। 1 जनवरी को क्या आपने रिकॉर्डिंग की कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसकी वजह से आपको इनिशियल डिपॉजिट 5,000 रुपए का जमा करवाना पड़ गया, लिहाजा आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक आपकी है, बैंक बुक आपकी है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जबकि जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बैंक देते हैं हमें, यानी वहां पे जो खाता मेंटेन होता है वो बैंक स्टेटमेंट में, जो बैंक का खाता होता है वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। जो हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारे पास कैश बुक या बैंक बुक में रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, वर्ड इसके साथ लगते हैं बुक का, चाहे वो कैश बुक हो या बैंक बुक हो। और जो बैंक हमें डॉक्यूमेंट देता है वो स्टेटमेंट होती है, बैंक की स्टेटमेंट। वो बता दे कि क्या क्या पैसे, क्या क्या हिसाब किताब रकम मेरे पास अवेलेबल है। 5 तारीख को आपने कहा पैसे मैंने 5,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, बैंक ने भी साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया था 5,000 रुपए आपके बैंक के पास आ गए। 1 जनवरी को दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, बराबर हो गया, दोनों का बैलेंस 5,000 रुपए नजर आ रहा है। कोई फड्डे वाली बात नहीं है। वक्त गुजरा, दिन गुजरे, 5 तारीख आ गई। 5 तारीख आ गई, एक मिस्टर अम्मार है जो आपके सप्लायर है, वो आपसे पैसे रिसीव करने आ गए। आपने क्या किया, उन मिस्टर अम्मार को एक चेक इशू कर दिया। क्या कर दिया, इशूड अ चेक। अब ये चेक आपने इशू किया है किसको, अपने सप्लायर को, मिस्टर अम्मार को। कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। बस इतनी सी, इतने इस जुमले को रीड करें। इस जुमले को रीड करते आपके जहन में क्या आया होगा, अब आपको अपने कैश बुक में से इन 3,000 रुपए को माइनस करना चाहिए। आपने 5 तारीख को माइनस कर दिया क्योंकि आपने चेक निकाल के अमार साहब को दे दिया। अब अमार साहब का फर्ज बनता है कि वो बैंक में जाए और पैसे निकलवा ले। लेकिन मसला ये हुआ, अमार साहब ने चेक को डाला जेब में, अपना पॉकेट में रखा और सीधा घर निकल गया, बैंक जाने की जहमत नहीं की। तो आगे लिखा हुआ है, बट सप्लायर डिड नॉट प्रेजेंट इन द बैंक। अब वो बैंक में नहीं गया, यानी बैंकर को उसके कोई मुवक्किल आके तो नहीं बताएंगे ना कि भाई जो आपके अकाउंट होल्डर है, जो अकाउंटेंट है, उन्होंने चेक इशू कर दिया अमार साहब के नाम पे, ऑटोमेटिकली बैलेंस कर दो। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक बैंक के अंदर आपका चेक प्रेजेंट नहीं होगा, बैंकर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। तो लिहाजा अमार साहब तो 5 तारीख को गए ही नहीं। तो बैंक ने कहा, 5 तारीख को मेरे पास से कोई अमाउंट आपकी डिडक्ट नहीं हुई। अगर आप देखें तो आपके पास टोटल बैलेंस आ रहा होगा 2,000 रुपए का। क्यों, 5,000 रुपए आपने डिपॉजिट करवाया, 3,000 का आपने चेक निकलवा लिया। तो आपके पास टोटल बैलेंस आ रहा है 2,000 रुपए आज की डेट पे, 5 तारीख पे। लेकिन बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो तुम्हारे 5,000 रुपए। यहाँ पर आप दोनों का हो गया झगड़ा शुरू। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे बात करेंगे इसमें। आ गई 10 तारीख, वक्त का पहिया घुमा, 10 तारीख आ गई, मिस्टर अम्मार चले गए बैंक में। अब मिस्टर अम्मार बैंक में क्यों गए होंगे, किसके बैंक में गए होंगे, आपके बैंक में। क्यों, आपका चेक उनके पास था। अब जब वो बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक सिंपली वो चेक देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा, बैलेंस चेक करेगा और अमार साहब को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा।
अब जब 10 तारीख आएगी तो अमार साहब आपके पास नहीं आए, तो आप इस दिन कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि इस दिन जो रिकॉर्डिंग करनी थी आपने ऑलरेडी 3 तारीख को कर ली। अब 10 तारीख को अमार साहब बैंक में गए हैं तो रिकॉर्डिंग भी कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी बैंक ने 3,000 रुपये माइनस कर दिए। अब 10 तारीख को अगर बैलेंस देखा जाए, तो आप कह रहे हैं मेरे पास बैंक में 2,000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए पॉजिटिव, और बैंक भी कह रहा है हाँ, आपके 2,000 रुपए का बैलेंस मेरे पास भी अवेलेबल है। तो ये जो 3,000 रुपए का पहले डिफरेंस आ रहा था स्टूडेंट, ये था एक टाइमिंग डिफरेंस। क्या था? टाइमिंग डिफरेंस। यानी इस चैप्टर में क्या होता है कि आपके हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा होता है, सम टाइम बैंक के हिसाब से कुछ और बैलेंस आ रहा होता है, और दोनों किसी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहे होते हैं, जो कि बाद में जाके रिकंसाइल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गए। 5 तारीख को एक बैलेंस डिफरेंस था, 10 तारीख को आके वो रिकंसाइल हो गया। होप सो यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आती है, लेकिन बात हम यहाँ पे खत्म करने वाले नहीं है, हमें इसके एक एक एस्पेक्ट को कवर करना है। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या हुआ। 15 जनवरी को आपने एक चेक रिसीव किया है। देखिए, जब आप चेक रिसीव करेंगे ना, तो आपके कस्टमर से रिसीव करोगे। इसका मतलब कि आप उसका चेक लेंगे और अपने बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट करवा देंगे, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही है, यहाँ पे कह रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹22,000 फ्रॉम अ कस्टमर हमाद मंसूर हैविंग द सेम बैंक अकाउंट। देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। मिस्टर हमाद है, इन्होंने आपको चेक दिया है, आपने चेक भी रिसीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। कह रहे जो मिस्टर हमाद है ना, उन्होंने उसी बैंक का चेक आपको दिया है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, यानी मिस्टर हमाद का और आपका सेम बैंक के अंदर अकाउंट है। जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, अगर बैंक सेम होते हैं, तो अगर आपका कस्टमर आपको चेक दे रहा हो या आप अपने सप्लायर को चेक दे रहे हो और दोनों के पास सेम बैंक अकाउंट है ना स्टूडेंट, तो याद रखना, ऑन द स्पॉट पैसे आपके बैंक में आ भी सकते हैं और आपके बैंक से जा भी सकते हैं। सेम डे में ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये कहलाता है ट्रांसफर। क्या कहलाता है? ट्रांसफर। यानी जब आपको एक चेक रिसीव हो और आपकी ही बैंक का चेक हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका एमसीबी बैंक में अकाउंट है, एमसीबी का बैंक में अकाउंट है डीएचए की ब्रांच के अंदर, मिसाल के तौर पे, और जो हमाद साहब है उनका भी एमसीबी बैंक में अकाउंट है, लेकिन वो गुलशन की तरफ है, लेकिन बैंक तो सेम है ना, ब्रांच ही से अलग है, बैंक सेम है। तो जब सेम बैंक होते हैं, तो सेम बैंक में क्या होता है, ऑन द स्पॉट पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई डिले नहीं आता। तो जैसे आपने चेक रिसीव किया 22,000 रुपए का, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप गए बैंक में उसी दिन जमा करवाने के लिए, तो बैंक ने भी कहा हाँ भाई आपके 22,000 रुपए मेरे पास आ गए हैं चेक के थ्रू। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। आगे मूव करते हैं। 25 तारीख आ गई आपके पास। अब आपने चेक इशू किया है 5,000 रुपए का मिस्टर अशरफ को, लेकिन अशरफ साहब 31 जनवरी 2025 तक बैंक में तशरीफ नहीं ले गए। जब आप चेक इशू करेंगे ना, देखिए दो वर्ड को काफी एम्फसाइज करवा रहा हूँ, एक रिसीव्ड का वर्ड जो ऊपर लिखा हुआ था, एक इशूड का वर्ड। देखिए, इशूड का मतलब ये था आपने चेक इशू किया, आपके पैसे कटने हैं। रिसीव का मतलब आपके पास पैसे आने हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड किया है 22,000। अब देखिए, चेक इशूड का मतलब कि आपने चेक दे दिया, आपके पास से पैसे जाने हैं। जब आपने मिस्टर अशरफ साहब को चेक दे दिया, तो आपने तो अपने पास माइनस कर दिया 5,000 रुपए, लेकिन महीना एंड हो गया स्टूडेंट्स, महीना एंड हो गया, मंथ एंड हो गया, अभी तक अशरफ साहब नहीं गए बैंक के अंदर। तो क्या करेंगे इस केस में? बैंक कुछ भी नहीं करेगा, रिकॉर्ड तो हमने किया हुआ है। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर क्लियर नहीं है तो एक चीज और बता दूं आपको साथ साथ, बैंकिंग के चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा कि एक चेक की जो एक्सपायरी डेट होती है स्टूडेंट, वो होती है 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने तक एक चेक एक्सपायर नहीं होता। 6 महीने के बाद अगर वो प्रेजेंट किया जाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा बैंक में। ठीक है, अंडरस्टैंड? आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस आ गया बैंक के साथ, देखेंगे आगे क्या करना है इसका। फिर दिन गुजरे, आपने एक चेक रिसीव किया है कस्टमर से, मिस्टर आलम, जिन्होंने आपको 11,000 रुपए का चेक दिया है। वेरी गुड, हो गया। जैसे ही चेक आया होगा स्टूडेंट आपके पास, आपने चेक को रिकॉर्ड कर लिया अपने पास 11,000 रुपए का। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वॉज रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने उसको वापस कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। और बैंक ने वापस कब किया? उस दिन नहीं किया, बैंक ने वापस कर दिया और आपको बताया 1 फेब को। एंड जब वो महीना खत्म हो गया, तो आप तो बेखबर थे, आप तो 11,000 रुपए रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन बैंक, जब तक बैंक में पैसे नहीं आएंगे बैंक रिकॉर्ड नहीं करेगा। ना तो वो अभी करेगा, ना तो वो
महीने के बाद करेगा, क्योंकि बैंक ने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न के क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है साइन डिफर हो सकता है मिस्टर आलम के अकाउंट में पैसे ही ना हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं अपने बैंकिंग के अंदर। यहाँ पर जो रीजन होगा वो एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई कर देगा कि किस वजह से उसने चेक को रिटर्न किया है। आगे मूव करते हैं। 30 जनवरी 2025, आपने एक चेक रिसीव किया है 15,000 रुपए का मिस्टर सलीम से। अब देखें, ये भी आपका कस्टमर हो सकता है, तो आपने उनसे पैसे लिए, चेक रिसीव हुआ 15,000 रुपए का, और आपने इसको डिपॉजिट कर दिया सेम डे में, उसी दिन कर दिया, लेकिन डिड नॉट क्लियर। अब देखें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिड नॉट क्लियर। अब अब आपको डिफरेंशिएशन समझाता हूँ दोबारा से। पहले क्या था, आपको जो चेक मिला था 15 जैन को मिस्टर हमाद मंसूर से, वो तो सेम बैंक अकाउंट था, इसलिए उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए थे 22,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो आपने चेक रिसीव किया है ना स्टूडेंट, ये 100% डिफरेंट बैंक का है। क्यों? रीजन क्योंकि कह रहे हैं कि आपने तो सेम डे में सब जमा करवा दिया, डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब जब सेम बैंक होते हैं ना, तो वहां पे वर्ड यूज होता है ट्रांसफर का, ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो गए। लेकिन जब डिफरेंट बैंक होता है तो 1 से 2 दिन का टाइम लगता है एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक में पैसे आने में। तो लिहाजा ये कहलाता है क्लियरेंस। क्या कहलाता है? क्लियरेंस। यानी जब भी क्लियरेंस में चेक जाते हैं तो उस वक्त 1 से 2 दिन का टाइम लगता है आपके अकाउंट में पैसे आने में। तो इस वजह से ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। ये भी रिकंसिलिएशन आइटम बनता है, क्योंकि आपने तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने 30 जनवरी को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये पैसे अभी डूबे नहीं है, ये पैसे रिटर्न नहीं हुए, पैसे आएंगे 2 दिन के बाद आएंगे। 2 दिन के बाद 1 फेब आ जाएगी, यानी हमारे महीने के एंड तक तो नहीं आएंगे, हमारे मंथ के बाद आएंगे, नेक्स्ट मंथ में आएंगे। और जो बैंक स्टेटमेंट बनाता है ना स्टूडेंट, वो 1 मंथ का बना के आपको देता है। जनवरी का पूरा स्टेटमेंट होगा, जनवरी में आपके पास तो पैसे आए हुए, आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक के पास मंथ एंड तक कोई पैसे नहीं है। लिहाजा जब आएंगे तब वो रिकॉर्ड कर लेगा, तब फिर आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अगर अब देखूं तो मैं यहाँ से मेरा डिफरेंस आना शुरू हो गया। 5,000 रुपये एक डिफरेंस आया, 11,000 रुपये का एक डिफरेंस आया, और 15,000 रुपये का एक और डिफरेंस आ गया है। आगे मूव करते हैं। पूरी कहानी समझनी है, पूरी कहानी समझनी है, यहाँ से ही आपका एग्जाम क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, पर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। 30 जनवरी 2025 को आपने एक एडवाइस रिसीव की है अपने बैंक से कि आपका एक कस्टमर है जिसने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है। अब देखें, आपको तो पता ही नहीं था, आपके तो इल्म में कोई बात नहीं थी, आपके कस्टमर ने 18,000 रुपये ऑनलाइन आपके बैंक में ट्रांसफर करवा दिए। लिहाजा ये बात किसको पता है? बैंक को। बैंक आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा? अपने स्टेटमेंट में बताएगा कि 18,000 रुपये मेरे पास आए हैं। फिलहाल आपने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की होगी, इसलिए आपने जीरो लिखा हुआ है, लेकिन जिसने रिकॉर्डिंग करनी थी उसने कर ली, और वो कौन है? बैंक। बैंक ने बता दिया 18,000 रुपये मेरे पास आपके आए हुए हैं आपके एक कस्टमर से। क्रिएट हो गया। आगे मूव करते हैं। 30 जनवरी 2025, आपने कैश को विड्रॉ कर लिया। आपने कैश को विड्रॉ किया कहाँ से? बैंक से। जब कैश का आपको चाहिए होगा तो आप चेक फिल करके दे देंगे। 8,000 रुपये आपने निकलवाए बैंक से। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बट मिस्टेकनली रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट एज रुपीज 800। अब कंसीडर कीजिएगा, 8,000 रुपये आपने निकलवाए हैं, चेक तो 8,000 रुपये से ही फिल किया है, लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे थे अपने पास, अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने गए, तो गलती से 8,000 की जगह पे क्या लिख दिया? 800 रुपये लिख दिया, जबकि चेक में कितने लिख के दिए थे? 8,000। गलती आपसे हुई है, गलती आपसे हुई है। आपने 800 रुपये लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने निकलवाया कितने हैं? बैंक में जो चेक किया वो 8,000 का गया, तो बैंक ने कितने माइनस किए? 8,000। बैंक अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, गलती आपसे हुई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिससे गलती होगी दुरुस्त भी वही करेगा। क्या बैंकर से गलती हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। जब अकाउंटेंट से हो सकती है, बैंकर से भी हो सकती है, लेकिन जिसकी गलती होगी दुरुस्त भी वही करेगा। आगे मूव करते हैं। 30 जैन 2025 को आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में 10,350 का, was wrongly recorded as rupees 10,530 by the बैंक कैशियर। इसको 1 मिनट के बाद समझते हैं, पहले ये समझिए। जैसे आपने कैश डिपॉजिट करवाया, आपने रिकॉर्ड कर लिया 10,350, आपके पास कैश था, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सेम डे में आपने डिपॉजिट करवा दिया, पैसे उसी वक्त आपके पास आ गए अकाउंट में।
लेकिन गलती हो गई, आगे क्या करके रहे, वो रोंगली रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,530 बाय द कैश बैंक कैशियर। तो जो बैंक का कैशियर था उसने गलती से 10,530 को रिकॉर्ड कर दिया, जबकि आपने पैसे ही 10,350 दिए, बैंकर ने गलती से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब ये गलती किससे हो गई, बैंकर से। डिफरेंस है, हाँ है, इसको भी रिकंसाइल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इस बार गलती किसने की है, बैंकर ने की है। तो सही भी कहाँ पे होगा, बैंकर के पास होगा, यानी बैंक स्टेटमेंट में होगा, याद रखिएगा। कीवर्ड है, जिसकी गलती होगी दुरुस्त भी वही करेगा, बस सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 31 जैन 2025 को बैंक ने चार्ज किया है या डेबिट किया है। अब देखें, चार्ज या डेबिट का वर्ड जब भी बैंक यूज करता है ना, चाहे वो डेबिटेड का वर्ड यूज करे, चाहे वो चार्ज का वर्ड यूज करे, इसका मतलब आपके बैलेंस को कम करने जा रहा है। कौन, बैंकर। कह रहा है बैंक ने चार्ज किया है या बैंक ने डेबिट किया 500 रुपए, क्यों किया है। कह रहा है अगेंस्ट एसएमएस सर्विस, यानी देखे बैंक आपको क्या करता है, बहुत सारी अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके पैसे इसने डिडक्ट किए हैं। आपको नहीं पता, तो आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। पता किसको है, बैंक को है, उसने डिडक्ट किया है। वो कैसे बताएगा आपको, अपने स्टेटमेंट में बोलेगा भी 500 रुपए ने माइनस किए हैं, आपने मुझसे एक सर्विस ली थी एसएमएस की, उस वजह से मैं 500 रुपए आपके डिडक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होती है हम सबको। आगे मूव करते हैं। कह रहे 31 जैन 2025 बैंक ने क्रेडिट किया है। अब देखिए, जब बैंक डेबिट करेगा तो पैसे माइनस कर रहा है, अगर बैंक क्रेडिट करेगा, आपके क्रेडिट करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैंक के क्रेडिट करने की बात हो रही है, कीवर्ड यही है। बैंक अगर क्रेडिट करेगा, इसका मतलब बैंक आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा है। आगे कह रहा है बैंक ने क्रेडिट किया है मार्कअप या प्रॉफिट एंड कलेक्टेड डिविडेंड। दो काम किए, खुद से भी प्रॉफिट दिया है और आपका जो डिविडेंड था वो भी बैंक ने कलेक्ट कर लिया है। देखें, कलेक्शन का वर्ड आ जाए या क्रेडिट का वर्ड आ जाए, यानी बैंक आपको कुछ ना कुछ पैसे अमाउंट देने वाला है। चार्ज और डेबिट का मतलब बैंक आपसे पैसे लेने वाला है, ये चीजें की टर्म्स याद रखने हैं आपको। बैंक ने क्रेडिट कर दिया मार्कअप प्रॉफिट और कलेक्शन कर लिया उसने डिविडेंड के आपके ब्याह पे, यानी आपके अकाउंट में पैसे आ गए 700 रुपए। फिलहाल आपने तो रिकॉर्ड नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। आपको कब पता चलेगा, जब आप बैंक स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, लेकिन बैंकर ने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। यहाँ तक बात क्लियर होती है हम सबको। तो आए एक मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कैश बुक के अंदर कितना बैलेंस आ रहा है। 5,000, 3,000, 22,000, 5,000 माइनस करेंगे, 11,000 प्लस करेंगे, 15,000 प्लस करेंगे, फिर 800 माइनस करेंगे, 10,350 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल बैलेंस जो आ जाएगा वो बनेगा 54,550 रुपीज। अब चलते हैं बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आए, 5,000 को ऐड करें, माइनस करें 3,000, प्लस करें 22,000, प्लस करें 18,000, माइनस करें 8,000, प्लस करें 10,530, माइनस करें 500, प्लस करें 700। वो टोटल बताएं कितना बनता है, 44,730। देखें, उसूलन क्या होना चाहिए, उसूलन तो दोनों बैलेंस आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, और आपके एग्जाम्स में भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि बैंक के और हमारे दरमियान कोई ना कोई टाइमिंग डिफरेंस आता है। उस टाइमिंग डिफरेंस को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ तक बात समझ आती है। ये मैंने आपको पूरी इसकी एक कहानी समझा दी, कीवर्ड्स बता दिए, यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स पे मैंने एम्फसाइज किया उसको याद रखना। अब देखें, आपका एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन बनाता है। अब इसी पूरे डेटा को सामने रखते हुए मैं आपके साथ इसका एक सवाल बना के शेयर करता हूँ। सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, विजिबल है आप सबको। क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्स क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, एग्जाम्स क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाया, इसी डेटा में से बनाया है, इसी डेटा में से मैंने आपके लिए सवाल बनाया है, और आपको बताना चाह रहा हूँ एग्जामिनर के माइंड में क्या होता है, वो किस तरह से सवाल बनाते हैं। देखिए, हमें लॉजिक पता होगी ना, तो हमें इजीली चीजों को सोल्व करना आ जाएगा, ग्रिप में आएंगी हमारे पास चीजें। अब यहाँ पे एग्जामिनर साहब कहते हैं, मैं कुछ चीजों को यहाँ पे आपके साथ हाईलाइट भी करूंगा। कह रहे द बैलेंस ऑफ मिस्टर आबिद कैश बुक, यानी आप अकाउंटेंट है, आपका नाम आबिद है, और आपकी कैश बुक का एक बैलेंस है, और साथ साथ कह रहा है बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस है 54,550, और आपके पास जो बैंक का बैलेंस है वो 44,730 रुपीज है। देखो, दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और ये बैलेंस कहाँ से उठाया है, यहाँ से हमने बैलेंस उठा के बता दिया। ये एग्जाम्स में आएगा आपके पास, अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों मैच होते ना, तो एग्जामिनर सवाल बनाता ही नहीं, इस चैप्टर का वजूद ही खत्म हो जाता अगर ये दोनों मैच हो जाते।
हमें क्या करना है, हमें यही सीखना है इसको मैच कैसे करना है, क्या रीजन थे इसके डिफरेंस आने के, उस रीजन पे हमें काम करना है। ठीक है, अब कह रहे कि पहला रीजन क्या था, एग्जामिनर आपको बैलेंसेस बताएगा और नीचे 6 7 8 जितने भी मसले होंगे वो सारे मसले आपको बता देगा, उन मसलों की रोशनी में आपको उसका हल निकालना है। फिर है 25 जनवरी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 25 जनवरी की डेट क्या है, जहां से हमारा डिफरेंस शुरू हुआ था, 5,000 रुपए का मसला आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर की वर्डिंग क्या है, कह रहा है चेक ऑफ रुपीज 5,000 इशूड, इशूड पे एम्फोसाइज करवा रहा हूँ, यानी ये आपने दिया है, आपने माइनस किया होगा। इशूड, किसको इशू किया, मिस्टर अशरफ को, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन अशरफ साहब कहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, यानी ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसके लिए एग्जामिनर एक और वर्ड यूज कर सकता है, आउटस्टैंडिंग चेक। दोनों की मीनिंग्स एक ही, यानी चेक आपके पास से चले गए लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है। ये बात क्लियर होती है, यानी यहाँ पे मसला किसका है, हमारा नहीं है, किसका है, बैंक का मसला है। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक क्यों रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि बैंक के पास वो बंदा अभी तक हाजिर नहीं हुआ, लेकिन हमने तो उसको पेमेंट कर दिया, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा नंबर 1 बन गया, पहली एडजस्टमेंट आ गई। आगे कह रहे 28 तारीख को क्या हुआ है, चेक था 11,000 रुपए का, वेरी गुड, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, किसने रिटर्न किया, बैंक ने, और बैंक ने साथ साथ उसकी रीजन दे दी, क्या रीजन दी, एनएसएफ। देखें एनएसएफ का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड, इसके आगे वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जामिनर, दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, दोनों से फेमिलियरिटी चाहिए आपको, दोनों से फेमिलियर हो जाए, दोनों की मीनिंग सेम है। अब देखे बैंकर ने वो चेक रिटर्न कर दिया, आपको बुलाया और आपके हाथ में दे दिया चेक, बोला लेके जाओ, कभी पैसे नहीं मिलेंगे इसके, डिसऑनर्ड चेक है। आप रिकॉर्ड करके बैठे हुए नंबर 2 पे 11,000, यहाँ पे मैं इसको नंबर 2 हाईलाइट करता हूँ, यानी आपने रिकॉर्ड किया हुआ था। यार सही करने के लिए क्या करोगे, ये पैसे कभी जिंदगी में ना आपके अकाउंट में आएंगे इस चेक से, ना कभी बैंक कर देगा, क्योंकि चेक रिटर्न हो गया। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको अपने पास माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है, ऊपर वाले को क्या करेंगे, सर ऊपर वाले का आपने तो चेक दे दिया ना, आपने माइनस नहीं किया, लेकिन होने चाहिए, हकीकत ना होने चाहिए, क्योंकि आपका जो सप्लायर है जब भी जाएगा उसको पैसे दे देगा बैंक, तो कहाँ पे इसको, इसको रिवर्स, इसको सही करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट उठाएंगे अपने पास, उसमें सही कर देंगे इसको, पहली वाली एंट्री को। अब देखें 3 जनवरी 2025, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको पूरा सोल्व करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे सोल्व। ठीक है, क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, कैसे सोल्व करना है, पहले मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ यहाँ पर कि चीजें क्या क्या हमारे पास। सही एग्जामिनर का क्वेश्चन है, बनाया हमने भी, कोशिश की बनाने की और अच्छा बनाया, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही सवाल के अंदर। मेरे चेक था जिसकी अमाउंट थी 15,000 रुपए, गुड हो गया, आपने डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं एग्जामिनर, सिर्फ सिंपल वर्ड लिख देगा अनक्लियर चेक, समझ जाना कि आपने जमा करवा दिया है। यानी अनक्लियर चेक का मतलब क्या होता है कि आपके पास चेक आया, आपने जमा करवा दिया, क्लियरिंग में चला गया, ट्रांसफर हाथ के हाथ नहीं हुआ, क्लियरिंग में चला गया, क्योंकि सेम बैंक नहीं था। अब ये चेक कस्टमर से आपने लिया, 6 टाइमिंग डिफरेंस होता है, आज 30 जैन थी, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो आपने तो रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर आ गए थर्ड एडजस्टमेंट, 15,000, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसूलन जब भी बैंक में पैसे आएंगे बैंक क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, मसला हल हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 30 जैन 2025, आपने बैंक से एडवाइस रिसीव की है कि आपको एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, बैंक के पास पैसे आ गए, ये 18,000 रुपए लिखे हुए, सही है, किसने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने, जबकि हकीकतन में आ गए, आपको कर लेना चाहिए। तो ये एंट्री नंबर 4, ये आप सही करेंगे अपने अकाउंट में कैश बुक के अंदर। आगे चलते 30 जैन 2025 को आपने विड्रॉ किया है, देखिए यहाँ पे आपने विड्रॉ किया, विड्रॉ का मतलब निकाला है, 8,000 रुपए आपने निकाले हैं, वेरी गुड, निकाल लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे नहीं है, मसला यहाँ पर है, कह रहे गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया 800 रुपए, देखे यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है आपने 800 रुपए, कह रहे निकाले तो 8,000 रुपए बाबू, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर लिया, 8,000 रुपए। मुझे बताओ, आपने कम रिकॉर्ड किया है ना, सही भी आप करेंगे, जितना रिकॉर्ड नहीं किया उसको मजीद और रिकॉर्ड करवा देंगे, जब मजीद रिकॉर्ड करवाने जाएंगे तो आपको अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। 8,000 कम करना था, आपने 800 कम किया, तो मजीद डिफरेंशियल अमाउंट से भी अपने बैलेंस को और कम कर देंगे, ताकि क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। यानी ये गलती आपने की तो सही भी आप करेंगे, बस जिसकी गलती वो सही करेगा। फिर आगे चलते 30 जनवरी 2025 को आपने कैश डिपॉजिट करवाया है 10,350 का, लेकिन गलती हो गई है बैंकर से, और बैंकर ने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 10,530, यानी ये वाली एंट्री बैंकर की गलती। तो जिसकी गलती है सही भी वो करेगा, बैंकर ने आपके पैसों को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया,
अब जब सही करेगा, उसको जब पता चलेगा तो आपसे पैसे क्या कर लेगा, वापस ले लेगा, यानी जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगी यहाँ पे बैंकर क्या कर देगा, माइनस कर देगा। फिर कह रहा है बैंक ने चार्ज किया या डेबिट किया है, यानी बैंक ने आपसे पैसे वसूल कर लिए हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। सही करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको, यानी जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बैंक ने क्रेडिट किया है, मार्कअप दिया है आपको, सही है, मार्कअप दिया है, आपके ब्याज पे डिविडेंड को कलेक्ट किया है 700 रुपए। 700 रुपए आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक ने रिकॉर्ड करके आपको बता दिया, यहाँ पे रिकनसाइल भी हो रहा है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब किसके रिकॉर्ड करने की बारी है, हमारी। किसके रिकॉर्ड करने की बारी है, हमारी, यानी इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारे जितने भी मसले थे वो सारे के सारे यहाँ पर हल हो जाएंगे। सॉरी, ये हमारे पास एंट्री नंबर 6 है, ये हमारे पास एंट्री नंबर 7 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे और इस तरह से सोल्व करेंगे कि दोनों के बैलेंस आपस में क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो आए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया था। रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31st 2025। डेटा हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। फॉर्मेट क्या होगा हमारे एग्जाम्स का, उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है नाम, जिस भी बंदे के आप रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या चाहे वो किसी कंपनी का हो या किसी पार्टनरशिप फर्म का हो, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा नाम, यानी यहाँ पर नाम आएगा मिस्टर आबिद। फिर आप क्या बनाने जा रहे हैं, आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो चीज बनानी है वो लिख देंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी डेट को बना रहे हैं बैठ के, एज दैट 31st जनवरी 2025। ये डेट आपने बता दी यहाँ पर, सिंपल। फॉर्मेट और क्या होगा इसमें हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, ठीक है। हमारे पास आ जाएगी कैश बुक, और एक जगह पे आ जाएगा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देंगे। बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, और ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास एक और फॉर्मेट, सीरियल नंबर। पार्टिकुलर में हम लिख देंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास एडजस्टमेंट में है, और एक कॉलम बन जाएगा कैश बुक का, दूसरा हम बना लेंगे इसमें बैंक स्टेटमेंट का। सिंपल, हमने फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लिया। अब चीजों को उठा के पुट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा अनएडजस्टेड बैलेंसेस, अनएडजस्टेड बैलेंसेस। हमारे पास बैलेंसेस गिवन है, कैश बुक का भी बैलेंस गिवन है हमारे पास, और बैंक स्टेटमेंट का भी गिवन है। कैश बुक का क्या बैलेंस है हमारे पास, सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 54,550। यहाँ पर लिख देंगे 54,550। और बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है हमारे पास, 44,730। चलिए, ये दो बैलेंसेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें हमें कह रहा है कि 25 जनवरी 2025। तो सीरियल नंबर में आप लिख देंगे 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चेक आपने इशू किया है 5,000 रुपए का मिस्टर अशरफ को, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। देखें, चेक आपने इशू कर दिया, नहीं आपने माइनस कर दिया। अभी जब भी मिस्टर अशरफ साहब बैंक में जाएंगे तो बैंक इनका चेक देखेगा और पैसे दे देगा, नहीं बैंक इनको माइनस कर देगा। कब, जब ये अशरफ साहब प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टमेंट कौन सी हमारी, हमने कहा इसको लेस करवा दिया हमने, अनप्रेजेंटेड चेक भी कह सकते हैं, और चाहे तो इसको प्रॉपर नाम भी दे सकते हैं आप, कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक ही बात है, दोनों वर्ड आप लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड हमें कह रहा है कि 28 जनवरी 2025 को
चेक था 11,000 रुपए का, जो बैंक ने रिटर्न कर दिया, और ये कभी भी पैसे बैंक में नहीं आएंगे। इसको रिकॉर्ड कौन कर चुका था? हम रिकॉर्ड कर चुके थे कैश बुक पे। तो सही करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। कहाँ से लेस करेंगे? हमेशा जहां से इम्पैक्ट आएगा वहां से ही रिवर्स होगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ से आया? हमने कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया था ना। अब ये पैसे बैंक तो देगा ही नहीं कभी, तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, और हमारे पास भी ये पैसे आएंगे नहीं क्योंकि बैंक ने देने से इनकार कर दिया, बैलेंस नहीं है। हजरत, अब हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर हजरात है, उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो ये पैसे आने ही नहीं चाहिए। हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम सही करने के लिए क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। लिखेंगे इस ओनर चेक, ये चेक रिटन बाय बैंक दोनों लिख सकते हैं। सही है। यहाँ तक हमने दो एंट्री अपनी पोस्ट कर दी है। फिर थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे हमें कह रहा है कि 30,000 रुपए का चेक था, 30,000 रुपए का चेक है, सॉरी 30 जनवरी का चेक है, जिसकी अमाउंट है 15,000 रुपए। आपने डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखें, आपने डिपॉजिट किया ही नहीं, आपने तो ऐड कर दिया अपने पास, अभी तक ऐड नहीं हुआ बैंक में। रीजन ये होती है कि क्लियरिंग का जब भी चेक होता है, वो 1 या 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएंगे पैसे, यानी जब वो आएंगे तो बैंकर क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा और ऐड अप कर देगा आपका बैलेंस। यानी इस केस में क्या करना पड़ेगा? ऐड। ऐड क्या करेंगे हम? अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक। देखिए हम तो हम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं, किसने रिकॉर्ड नहीं किया? बैंक ने। तो बैंक रिकॉर्ड कर लेगा इसको, जब भी चेक इसके पास, जब भी क्लियरेंस के बाद इसके पास पैसे आएंगे बैंक में ही आएंगे। और ये रिटर्न नहीं है, रिटर्न होता तो बैंक हमें बता देगा। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? 30 तारीख को आपको एडवाइस मिली बैंक से, यानी बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए आपके। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन रिकॉर्ड किसने नहीं किया अभी तक? आपने नहीं किया। कह रहे कि बैंक ने 18,000 रुपए कस्टमर से डायरेक्ट डिपॉजिट मिल गया, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने आपको बता दिया, लेकिन अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऐड अपने पास, और आप बोलेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट। बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया था, बैंक सही है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। सिंपल हो गई कहानी। फिर आए 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को कहता है, सॉरी 5वें एडजस्टमेंट में कहता है 30 जनवरी 2025 को आपने क्या किया? विड्रॉ किया, 8,000 रुपए माइनस किए। वेरी गुड। लेकिन आपने गलती से 800 माइनस कर दिया, यानी आपने माइनस करना था 8,000, आपने कर दिया 800। अब देखें यहाँ पर कुछ वर्किंग समझाता हूँ। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड कितना है? गलती से कितना रिकॉर्ड हुआ? 8,000, सॉरी 800, और होना कितना चाहिए था? टू बी हैड बीन रिकॉर्डेड, होना कितना चाहिए था? 8,000। यानी आपने कम रिकॉर्ड किया है। कितना कम रिकॉर्ड किया है? आप बोलेंगे माइनस करवा देनी, 7,200 की अमाउंट आपने अभी भी रिकॉर्ड नहीं की, गलती हो गई। तो गलती को सही कर लेंगे अपने पास, बिल्कुल कर लेंगे। कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 5। क्या हो गया? एंट्री नंबर 5 में कह रहा है विड्रॉ किया 8,000 रुपए का, रोंगली रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट। हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? हमें लेस करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने 8,000 निकाले तो माइनस क्या होगा ना, तो आपने गलती से कम माइनस कर दिया, 7,200 माइनस ही नहीं किया, तो लेस करने में विड्रॉ किया आपने। हम बोलेंगे एरर इन रिकॉर्डिंग बाय अकाउंटेंट। सही है। कितने का एरर हुआ? 7,200। चाहे तो आप इस एरर को बता भी सकते हैं, आप बोलेंगे 8,800 माइनस 8,000, तो ऑलरेडी नेगेटिव में आंसर आएगा आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर, और पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है हमें कि चेक था जो आपने डिपॉजिट करवाया था 10,350, ये आपने डिपॉजिट करवाया था, लेकिन गलती हो गई बैंकर से, बैंकर ने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। भाई बैंकर ने ज्यादा कर दिया, ऐड कर दिया, गलती से ज्यादा आपको पैसे दे दिए। पता चलेगा तो आपसे वापस ले लेगा। नहीं, जितने पैसे उसने ज्यादा आपके अकाउंट में आज जमा करवाए हैं, कल वो आपके अकाउंट से उतने पैसे वापस भी कर लेगा जब उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो क्या करेंगे इधर? हम करेंगे लेस। लेस क्यों? क्योंकि बैंकर ने ज्यादा दे दिए, गलती से ज्यादा दे दिए, आपके पैसे ही नहीं, तो बैंकर वापस ले लेगा आपसे। हम लिखेंगे लेस एरर इन रिकॉर्डिंग। अब की मर्तबा गलती किससे हुई है? बाय बैंक। कितने रुपए? कितने रुपए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोलेंगे
10,350 एक्चुअल थे, गलती से उसने 10,530 ये रिकॉर्ड कर लिया। यानी जो बैलेंसिंग होगा वो हमसे क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। हम बोलेंगे 10,350 माइनस 10,530, 180 रुपये वो क्या कर लेगा आपसे एक्चुअल में वापस रिटर्न कर लेगा, ताकि आपका और बैंक का हिसाब बराबर हो जाए। यहाँ तक हमारी 6 एंट्री कंप्लीट हो गई। 7वीं एंट्री की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि बैंक ने चार्ज किया है, यानी बैंक ने कम किया 500 रुपये। आपको पता ही नहीं है, आपको पता चल गया, आप भी क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल आप बोलेंगे बैंक चार्ज अगेंस्ट सर्विसेज। कितने चार्ज किए बैंक ने, यहाँ पे लिखा हुआ है 500। तो अपने पास यहाँ पर कैश बुक वाले कॉलम में जाके 500 क्या करवा देंगे आप, माइनस करवा देंगे, बस सिंपल हो गया। अब फिर उसके बाद कह रहा है 8वीं एंट्री में, कह रहा है बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, कितने रुपए, 700 रुपये। अब बैंक ने तो जमा कर दिया था आपके अकाउंट में, आपने नहीं किया, आपको पता चल गया, आप भी रिकॉर्ड कर ले, आ जाए रिकॉर्ड कर लेते। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट किया नहीं, बैंक ने हमें दिए हैं पैसे। तो जब चार्ज करेगा तो यानी बैंक ने हमसे पैसे लिए हैं, इसके लिए हमने क्या करवाया है, लेस करवाया है। और यहाँ पर एंट्री नंबर 8 में हम क्या करवा देंगे, हम एंट्री नंबर 8 में बोलेंगे ऐड कर दिया है, बैंक ने क्या किया है, बैंक क्रेडिट प्रॉफिट, ये भी तो जी जनाब, हमारा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया और मैच भी हो गया। ठीक है, अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा है ना कि कैश बुक के साथ मैच होगा, ये हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस से जब आप टोटल करोगे तो मैच हो जाए, ये हमारे सवाल में इत्तेफाक से हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन उन एडवांस कॉन्सेप्ट से को सॉल्व को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ 4-5 पास पेपर में आपको इसके सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि वाकई में एग्जाम्स के सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।